Hello everyone. Welcome back to my channel SBL English Classes with Manoj sir. Today we are going to translate the exercise number 5th. This exercise is from class 10th syllabus. The author of this book is SP Gupta, a retired lecturer from Khair Inter College Khair, Aligarh. So let's start today's class. तो चलिए स्टूडेंट्स लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 5th का पहला सेंटेंस। देखिए ये हमारी एक्सरसाइज 5th है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके हम फ्यूचर वाले पार्ट को करेंगे। ये हमारा रहा फ्यूचर वाला पार्ट, ठीक, फ्यूचर टेंस। अब यहां से 20 से लेकर के हम 29 तक के जितने भी सेंटेंसेस हैं उन सब का ट्रांसलेट करना सीखेंगे। मैं एक एक करके बहुत आराम से आपको इसका ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा। सो आप ध्यान रखना कि मैं किस तरीके से आपको बताता हूँ। हर वर्ड अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। क्या कहता है पहला सेंटेंस? क्या अब भारत में चुनाव फिर होंगे? तो देखिए ऐसे सेंटेंसों को करने के लिए थोड़ा सा आपको नियमों का पता होना चाहिए। मैं एक बार आपको नियमों को रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? देखिए नियमों को आप रिवाइज कर लें। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव और निगेटिव का तो बता ही दिया था, और ये भी मैंने बता दिया था आपको कि इसमें अगर सब्जेक्ट आई और बी हो तो उसके साथ शैल भी, बाकी सब जितने भी बचे सब्जेक्ट उनके साथ विल भी लगाते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फर्स्ट टाइप और एक सेकंड टाइप। ऐसे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आएगा उन्हें हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं, और ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने इत्यादि कुछ भी आएगा उसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। अब इस बुक में अनफॉर्चुनेटली सेकंड टाइप नहीं है, तो सेकंड टाइप का वीडियो मैं अलग से बना के आपको दूंगा। तो यहां पर हम केवल आज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को ही अनुवाद करना सीखेंगे। किस तरीके से करेंगे, जरा सा इन नियमों पर ध्यान दें। देखिए मैंने स्ट्रक्चर के रूप में लिखा है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो आप शैल को तो पहले लिखेंगे और बी को इन सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जब सब्जेक्ट आपका आई और बी बने तो उसके हिसाब से शैल पहले और सब्जेक्ट के बाद बी लिखेंगे। उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट जैसा पीछे से आता है वैसे ही आएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। बस समझना इसी बात का है कि हमें किस तरीके से इसे लिखना होता है। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि आई और बी सब्जेक्ट है, मैंने इसे ब्लू कलर से दिखाया है। इसके आगे आपको शैल मिलेगा, इसके पीछे आपको बी मिलेगा, ठीक है? अब मान लीजिए आई और बी सब्जेक्ट नहीं है, कोई अदर सब्जेक्ट है, तब क्या करेंगे? तो इसको भी समझिए, ठीक। अब देखिए मैंने सभी को लिख दिया है, ही, शी, इट, यू, दे, या कोई नेम आ जाए, कोई नाम आ जाए, राम, मोहन, सीता, गीता, सुनीता, या फिर इस तरीके से हो, फादर है, मदर है, भाई साहब हैं, कुछ भी किसी तरीके से भी आ जाए, तो वहां पर इन सब्जेक्ट से पहले आपको विल लगाना है, और इन्हीं सब्जेक्ट के बाद आपको फिर इनमें से कोई एक तो आएगा, उसके बाद फिर हमें बी लगाना है। और जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है? अब कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो जाता है। तो देखिए जब वाक्य में नॉट या फिर नेवर लगाना हो तो इस प्रकार लगाओ। किस प्रकार लगाओगे कि मान लीजिए सब्जेक्ट आपका आई और बी बना, तो आई और बी से पहले तो शैल आ गया, क्योंकि हम जानते हैं आई और बी के साथ शैल भी लगेगा। तो अब हम इधर की तरफ जहां बी लिखते थे उस बी से पहले अगर नॉट हो तो नॉट लगा दो, नेवर हो तो नेवर लगा, तो दोनों एक साथ नहीं आते हैं, ये ऑब्लिक है, आप ध्यान रखिएगा। तो नॉट या नेवर जब भी लगाना हो आपको बी से पहले लगाना होगा, उसके बाद पहले की तरह ही
कॉम्प्लीमेंट या फिर कुछ आगे चल करके अदर वर्ड्स आते हैं उन्हें लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर सब्जेक्ट आपका ये बनता है, सब्जेक्ट आपका ही, शी, इट, यू, दे या फिर कोई नेम आता है, तो ऐसी कंडीशन में आप विल को पहले लिखेंगे और उसके बाद नॉट या नेवर लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे। यानी कि आप ध्यान रखेंगे जब भी आप नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे तो बी से पहले ही करेंगे, बी के बाद नहीं करेंगे। ध्यान रहेगा, ये रही बी और इससे पहले नॉट या नेवर का प्रयोग करेंगे। तो अब असली चीज जो समझ में आपको आएगी वो एग्जाम्पल्स आएगी। मैं एक आधा के एग्जाम्पल्स आपको करके दिखाता हूं। देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा, ये कहता है क्या मैं कल तुम्हारे घर पर होऊंगा। तो यहां पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं, ये है मैं को क्या कहते हैं हम, आई। ठीक, आई के साथ क्या लगता है, शैल बी। ठीक है, अब जब इंट्रोगेटिव ये में क्या होता है यहां पर, तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी शुरू में क्या होगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। क्या होता है कि जैसा सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में रख करके क्या का काम निकाल लेते हैं, यानी उसकी अंग्रेजी क्या, वो हेल्पिंग वर्ब ही बन जाती है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास क्या है, शैल या विल है। तो ठीक है, अब आप समझिए, इस मैं को हम जब आई लिखेंगे तो उस आई से पहले हम लिखेंगे शैल, जैसा मैंने अभी बताया था। फिर मैं को लिखेंगे आई, फिर उसके बाद लिखेंगे बी। बस आपको यही ध्यान रखना है, ये आपका सब्जेक्ट है, इससे पहले शैल हो गया और इसके बाद बी हो गया। सब्जेक्ट हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। जब आप इतना सारा कर लेंगे ना, उसके बाद तो समझो फिर आपसे आ ही गया। अब यहां से बी लिख करके हमेशा पीछे जाएंगे। अब यहां लिख रहा है होऊंगा, तो अब ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्ड ये आ गया, विल बी या शैल बी जो भी होगा वो हमने शुरू में ही यूज कर लिया है, अब इसे दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद फिर आता है पर। यहां पर तुम्हारे घर पर, तो जब घर जब भी आता ना घर पर, एट होम होता है, तो पर के लिए आप लिखेंगे एट। और तुम्हारा घर, योर होम। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये होने के बाद आगे चले तो क्या मिलेगा हमें, कल। आने वाली कल क्या होती है, टुमारो। तो इस तरीके से हम कर लेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, उम्मीद करता हूं सेंटेंस बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। क्या हम, अब यहां पर गौर करें, अब हम हमारा जो है, इससे पहले हमें अब हम जानते हैं आई और बी के साथ शैल भी लगेगा, पर हम उसे तोड़ के लिखेंगे। शैल को लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद बी और फिर ये वाला बी, शैल वी बी। ठीक, उसके बाद पीछे जाएंगे तो ये जो शब्द होंगे अब ये नहीं आएगा, क्योंकि होंगे की अंग्रेजी हमारी शैल बी के रूप में आ चुकी है। उम्मीद है ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, साथ। तो साथ को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, विथ। उसके, हिम। ठीक, फिर में, नुमाइश में है तो में को आप समझने की कोशिश करें। अगर नुमाइश में है, नुमाइश के अंदर है, तो आप लिख दें इन द एग्जीबिशन। और अगर आप बाहर हैं तो एट द एग्जीबिशन भी हो सकता है। तो हम यहां अंदर का प्रयोग करेंगे तो इन द एग्जीबिशन लिखेंगे। उम्मीद है ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। असली चीज ये थी, इंट्रोगेटिव फॉर्म को समझना। यहां सब्जेक्ट से पहले हमने शैल लिखा है और सब्जेक्ट के बाद बी लिखा है। बिल्कुल सेम यही ऊपर वाले में भी हुआ है। आप इन दोनों को देख लें, इसके बाद फिर पीछे से उल्टा बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, फिर लेते हैं अगला सेंटेंस। यहां पे क्या है आपके से, क्या तुम कल इस समय अपनी कक्षा में होगे। तो ठीक है, अब ये पहचान तो हमें पहले से ही, हम पहले जितने वीडियो हमने तैयार करे थे उसमें हमने अच्छे से बताया था, होगा होगी के लिए विल बी शैल बी आता है। तो इस विल बी शैल बी को हम इंट्रोगेटिव में
सब्जेक्ट के एक आगे और एक पीछे रख करके यूज करते हैं। तो यहां पर तुम की अंग्रेजी यू होगी, तो यू के हिसाब से बिल भी बनता है। तो जब बिल भी बनता है तो हम विल को तो लिखते हैं शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, और उसके बाद फिर ये बी। तो आप देखिए ये रहा आपका, ये इस तरीके से समझिए, ये हमारा तुम हो गया और एक उसके आगे और एक उसके पीछे हो गया। ठीक है, बिल यू बी। अब बी के बाद जब बी हाथ में आ गया तो पीछे से आ जाइएगा। कक्षा में है तो यहां में का होगा इन। अपनी कक्षा को कह रहा है तो तुम के हिसाब से अपनी की अंग्रेजी होती है योर। याद रखिएगा, मैं किसी दिन बता दूंगा किसके साथ क्या होती है। वैसे याद रखिएगा, ये जितना पजेसिव केस है वो सब अपने का काम करता है। तो यहाँ यू के हिसाब से अपनी की अंग्रेजी होगी योर, और फिर उसके साथ लिखेंगे क्लास। तो हो गया इन योर क्लास। अब इस समय को हम अंग्रेजी में लिखेंगे एट दिस टाइम। अब बचा क्या, कल, वो एंड में लिख देंगे टुमारो। तो ट्रांसलेशन करना इतना भी कठिन नहीं है, पर यह है कि इसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए आपकी। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो ये फिर आपको फिर सरल लगने लगता। तो अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, ये दिखा भी नहीं होगा बच्चों को, तो ठीक है, मैंने ध्यान नहीं करा बच्चों। अब ये ले लेते हैं इस तरीके से, यहां पे फिर से समझ लो, एक बार फिर समझा देता हूं। यहां पर ये तुम हुआ यू, ठीक, यू से पहले हम क्या लिखेंगे विल, यू के बाद क्या लिखेंगे बी, और बी के बाद फिर पीछे से उल्टा बना देंगे। होगे की अंग्रेजी दोबारा नहीं आएगी। मे की हो गई इन, अपनी कक्षा की हो गई योर क्लास, और इस समय की हो गई एट दिस टाइम, और कल की हो गई टुमारो। इस तरीके से हमारा सेंटेंस ये तैयार हो गया। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, अगर अब भी नहीं आया है तो अब कैसे आ जाएगा। यहां पर क्या है, रवि। तो ठीक है, रवि आई और बी तो है नहीं, इसके साथ बिल भी लगेगा। तो हम रवि से पहले लिखेंगे विल, विल रवि, और रवि के बाद लिखेंगे बी। अब इसके बाद वही पीछे, ये अब आएगा नहीं। यहां में कानपुर में है इन कानपुर, इन कानपुर, ठीक, विद, साथ की अंग्रेजी विद। अब किसके साथ है, अपने मित्रों के, तो यहां फिर अपने आ गया। रवि है लड़का, लड़कों के लिए ही प्रोनाउन यूज होता है, तो ही के हिसाब से अपने की अंग्रेजी होगी हिज, तो विद हिज फ्रेंड्स, और ये मार्क लगा दीजिए अपना। ठीक है, ये इन चारों एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करना चाहिए। बस जो सारी कलाकारी है वो इन दो शब्दों की है शुरू की, बस, और ये इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। वहां हम सीखेंगे कि किस तरीके से प्रत्येक सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है। तो चलिए पहुंचते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो ये है हमारी एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस। यहाँ 20 नंबर पे है, क्या लिख रहा है, क्या अब भारत में चुनाव फिर होंगे। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए इसे कॉपी पर लिख लिया है, यहां से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेते हैं अपना सेंटेंस। देखिए यहां पर आप थोड़ा समझ लें, क्या अब भारत में चुनाव फिर होंगे, जो होने वाली चीज है वो आपका चुनाव है। तो ये आपका सब्जेक्ट है यहां पर। अब ये चुनाव से पहले आपके क्या होगा, विल लिखा जाएगा, क्योंकि शुरू में क्या है, इसकी अंग्रेजी वर्ड तो आएगी नहीं, जैसा मैंने अभी बताया था। इस सब्जेक्ट से पहले विल या सेल, और उसके बाद फिर बी। तो चुनाव के हिसाब से हमारा बिल बनता है, तो हम लिखेंगे विल द इलेक्शन। ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे बी। बस इतना समझ में आ जाए आपके आ गया। अब ये बी के बाद यहां पर थोड़ा सा इस सेंटेंस में पेच है। अब इत्तेफाक की बात है कि पहला सेंटेंस ही थोड़ा सा ऐसा आ गया है कि जहां समझाना ज्यादा पड़ेगा। अब यहां चुनाव होंगे,
अब जब कोई चुनाव होता है या कोई मेला लगा होता है तो वहां पर एक शब्द है वो छुप जाता है, आयोजन होना। आयोजन, यहाँ पे चुनाव जो है वो आयोजित किए जाएंगे। सेंटेंस चूंकि पैसिव में है और आयोजन की अंग्रेजी होती है, आयोजन करना, उसकी अंग्रेजी होती है होल्ड। अब यहां पर होल्ड की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्ड। क्यों? क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव में है। तो पहले तो मैं आपको ये सेंटेंस बना दूं, उसके बाद फिर इसके अंदर जो पेचीदगी है उसे समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहां हो गया विल द इलेक्शन बी। अब होंगे तो उसके लिए हम लिखेंगे हेल्ड। इस हेल्ड को मैं अभी समझाता हूं। फिर उसके बाद आता है फिर को हम कहते हैं अगेन। तो हो गया सेंटेंस विल द इलेक्शन बी हेल्ड अगेन। अब मे की अंग्रेजी हो गई हमारी इन, और भारत की हो गई इंडिया। ठीक। अब की अंग्रेजी हो गई नाउ। अगर ऐसे चलोगे तो वैसे सीख जाओगे। अब थोड़ा सा सेंटेंस के अंदर समझने की बात है। यहां मैं एक आधा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा, तब आपकी समझ में आएगा। पहला सेंटेंस देखो, उत्तर प्रदेश बोर्ड कल एक मीटिंग यानी कि बैठक आयोजित करेगा। अब उसमें था चुनाव होंगे। अब उसमें जो ये शब्द था ना आयोजन, ये छिप गया था। अब सेंटेंस एक्टिव में भी होता है, सेंटेंस पैसिव में भी होता है। अब यहाँ पे जो आयोजित कर रहा है वो करने वाला मौजूद है। कौन है? उत्तर प्रदेश बोर्ड। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा। मैं करके दिखाता हूं आपको। द यूपी बोर्ड, है ना, करेगा, विल, फ्यूचर में सेंटेंस है और आयोजन करने की अंग्रेजी होती है होल्ड। यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो द यूपी बोर्ड विल होल्ड, क्या करेगा? मीटिंग, आ मीटिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात इतनी। अब यहां समय बचा कल, टुमारो। तो उम्मीद है बेटे आपकी समझ में ये आ गया होगा। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में समझाया मैंने आपको। बस समझाना क्या था? आयोजन करना। अब ये चीज छिप जाती है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे होगा। तो देखो, मैंने इसे छिपा के भी देखा है। विद्यालय कल एक मीटिंग करेगा। अब देखो यहाँ खाली करेगा तो अब आयोजन गायब है इसमें से। तो अब हमें खुद समझना है कि यहाँ पर आयोजन होता लेकिन लिखा नहीं गया है। तो यहां हम अपनी बुद्धि से खुद इस होल्ड शब्द का प्रयोग खुद करेंगे, क्योंकि जहां पर भी मीटिंग होगी वो जाहिर सी बात है आयोजित होगी वो। तो आयोजन शब्द छिप जाता है, उसे हम स्वयं पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, द स्कूल, अब इस तरीके से करिए आप, द स्कूल विल। ठीक है, ये हमारा फ्यूचर टेंस है तो विल लग गया। अब करेगा तो करने में वही आयोजन करेगा, तो हम लिखेंगे होल्ड। ये होल्ड आपको याद रखना पड़ेगा, होल्ड अ मीटिंग। ठीक है बेटे, अब आपके समझ में ये आ गया होगा। मीटिंग, अब समय होता है एंड में लिख ही देते हैं, टुमारो लिख दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, है ना। अब ये तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस था, जो कि यहाँ मीटिंग करने वाला कोई भी संस्थान है, मीटिंग करने वाला वो मौजूद है। अब उस सेंटेंस को वो पेचीदा कर देते हैं, वो पैसिव में ले आते हैं, तब बच्चा परेशान होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस का कैसे अनुवाद करना चाहिए, जरा इसे भी एक नजर डाल के देखते हैं। देखिए, मैंने यहां करा है इसका कुछ इलाज करने की कोशिश करिए कि आपकी समझ में आ जाए। देखो अब ध्यान से, एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। अब गौर करो, यहां पे गौर करो, मीटिंग करेगा, तो देखो कोई तो करेगा, और यहां पर की जाएगी। अब दोनों सेंटेंसों को पढ़ के महसूस करो, एक में करेगा, एक में की जाएगी। तो जहां की जाएगी वहां महसूस हो रहा है किसी के द्वारा की जाएगी। तो जहां ऐसा भाव होता है वो सेंटेंस पैसिव में बनता है। तो यहां फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनेगी, यानी विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी या शैल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम सबसे पहले लेंगे आ मीटिंग।
तो यहां आप समझ गए, अब आयोजित की जाएगी, तो हम लिखेंगे आ मीटिंग। ठीक, अब इसके साथ लिखा जाएगा बिल भी। अब जब मैं पैसिव बनवाऊंगा ना आपके हाई स्कूल में, तो वहां मैं आपको फिर सिखाऊंगा इस चीज को अच्छे से। अभी तो सिर्फ इस शब्द को समझाना है, आयोजन होना। तो यहां पर बिल भी, अब यहां होल्ड नहीं लिख सकते, अब हमें थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, होगा क्या, हेल्ड, विल बी हेल्ड, बस इतना बनेगा, अ मीटिंग विल बी हेल्ड। अब अगर आगे कुछ और होता कि विद्यालय में होगी, क्या किसी हॉल में होगी, तो वो हम आगे को लिख देते, नहीं तो वरना इतना ही हमारा काम चल जाएगा। अब इसमें भी थोड़ा सा पेच पड़ जाता है जब हम ट्रांसलेट करते हैं। अब यहां पर साफ शब्दों में आ गया आयोजित की जाएगी। अब कभी कभी ये शब्द खत्म कर देते हैं, वो यहां पर भी थोड़ा सा पेच डाल देते हैं, तो इस तरीके की चीज हो जाती है। आ मीटिंग, यहाँ पे देखिए एक मीटिंग होगी, अब लिख दिया ना, देखो यहाँ होगी, तो वो वाली बात आ गई ना, इलेक्शन फिर से होंगे। अब यहां वही चीज इस्तेमाल की जाएगी, तो हम लिखेंगे आ मीटिंग विल बी हेल्ड। ये अब देखो यहां पर आयोजन भी गायब हो गया। तो ऐसी कंडीशन में पढ़ के पता चल जाता है, एक मीटिंग होगी अर्थात एक मीटिंग आयोजित की जाएगी। ऐसे हम थोड़ा सा समझते हैं। और सारा कमाल प्रैक्टिस का है बच्चों। आप अपनी प्रैक्टिस ऐसी लगातार जारी करते रहो। कोई चीज ऐसी होती है, जैसे आज मैंने बताई, समझ में नहीं आई या थोड़ी बहुत आई, जब हमने उसे अगली बार पढ़ा तो वो और बेहतर समझ में आई, फिर तीसरी बार पढ़ा तो और बेहतर समझ में आई। तो ऐसी धीरे धीरे हमारी कमांड बढ़ती चली जाती है। बस यही पढ़ाई का जो है ना असली नुक्सा है, समझ गए। बस ऐसे ही आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, आपका काम बन जाएगा। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना दूंगा। एक में तो मैंने आपको सारा समझा दिया, नियम समझा दिए, सब कुछ कर दिया। अब एक पार्ट में मैं इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करके तैयार कर दूंगा, ठीक है। ये इतना ही रहने देते हैं। चलिए यहां से हम अपना पार्ट 2 शुरू करेंगे।